अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने और हाल के दिनों में आतंकियों की टारगेटेड किलिंग में प्रवासी कामगारों की हत्या के बाद पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। 3 दिनों के दौरे में अमित शाह घाटी में आतंकियों से आर पार की लड़ाई के साथ सुरक्षा के हालात और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इस बीच एनआईए ने घाटी में अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 8 और आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। देश के दुश्मनों के खिलाफ जारी अभियान से जुड़ी तमाम खबरें आइए देखते हैं टॉप 9 आतंक से आर पार में। घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातों के बीच पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। घाटी से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद अमित शाह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। दौरे के पहले दिन आज श्रीनगर में राजभवन में अमित शाह हाल के समय में हुई सिविलियन किलिंग के बाद ताजा हालात और सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे के पहले दिन आज गृह मंत्री अमित शाह राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और डीजीपी और सेना के अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा को लेकर बैठक करेंगे। इस बैठक में सीआरपीएफ और एनआईए के डीजीपी शामिल होंगे। इसके अलावा अमित शाह जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पंचायत प्रतिनिधियों और केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से विकास कार्यों का फीडबैक लेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाह श्रीनगर से शारजाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे। 3 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे में कल रविवार को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू में आईआईटी के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे, जबकि 25 अक्टूबर को श्रीनगर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कारोबारी संगठनों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कई जगहों पर हाईटेक ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ ने टीवी भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के 24 अक्टूबर को जम्मू में और 25 अक्टूबर को श्रीनगर में बड़ी रैली होगी। इसमें 10,000 लोग शामिल होंगे। ये बीजेपी का नहीं बल्कि सरकार का कार्यक्रम होगा। सोफी यूसुफ ने कहा, घाटी में प्रवासी कामगारों और गैर कश्मीरियों की हत्या के पीछे आईएसआई की साजिश है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई में एनआईए ने घाटी के 6 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान एनआईए ने श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा समेत 10 जगहों पर तलाशी अभियान में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों पर लश्कर तैयबा समेत कई आतंकी संगठनों के आतंकियों की मदद और आतंकी वारदातों में मददगार की भूमिका निभाने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में एनआईए के सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए आतंकियों के 26 मददगारों को श्रीनगर की जेल से यूपी के आगरा सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। हाल के दिनों में प्रवासी कामगारों की हत्या में इनके भी शामिल होने का शक है। आने वाले दिनों में श्रीनगर की जेल से कुछ और खतरनाक आतंकियों को देश से अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जा सकता है। घाटी में आतंकियों का पूरी तरह से सफाया करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। पिछले दिनों आतंकियों के हमले में प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद करीब 8 साल बाद श्रीनगर में सुरक्षा बंकरों की वापसी हो रही है। इसके साथ श्रीनगर में सीआरपीएफ की महिला सुरक्षा कर्मियों और क्विक एक्शन टीम की महिला कमांडो भी महिलाओं की सुरक्षा जांच के लिए तैनात की गई हैं। जम्मू के पुंछ में मेंढर के नरखास के जंगलों में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों के चल रहे एनकाउंटर का आज 13वां दिन है। सुरक्षा बल एक आतंकी को चुन चुन कर उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन अभी और कुछ लंबा खिंच सकता है। आतंकियों पर ड्रोन के जरिए भी हमले किए गए हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों से उनकी ओर से कोई जवाबी फायरिंग नहीं हुई है। सीमा पार पाकिस्तान की आतंकी साजिशों से सख्ती से निपटने के लिए एलओसी से सटे गांवों में सेना ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। सीमा पर पाकिस्तान और चीन की साजिशों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है, जबकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन से बढ़ते खतरे को लेकर सावधान किया है, आगाह किया है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी बड़ी खबरें अब देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। सीमा के पास के गांव वालों को हथियार चलाने और पाकिस्तान की ओर से दागे जाने वाले गोलों से बचने की ट्रेनिंग भी दे रही है। वरिष्ठ डिफेंस कमेटी के लोगों को सेना ने राजौरी के नौशेरा में खास ट्रेनिंग दी, ताकि जरूरत पड़ने पर घुसपैठ करने वाले आतंकियों को ढेर कर सकें। जम्मू कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सेना की ओर से गांव के युवाओं के साथ लड़कियों को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग लेने वाली युवतियों का कहना है कि वो भारतीय सेना का हिस्सा बनकर आतंक के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका निभाना चाहती है। हमें ये वेपन्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे हमें मैगजीन कैसे फिट करनी है।
सेना सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्गों को भी हथियार चलाने और आतंकियों से मुकाबला करने की ट्रेनिंग दे रही है। इस खास ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि अगर सीमा पार से आतंकी घुसपैठ करते हैं तो कैसे उनका सामना करना है। अगर आपको गोले दिखते हैं जो लाइव बॉम्ब है तो उस समय आपको क्या करना है। यहाँ पे लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो भारतीय सेना की तरफ से इन गाँव वालों के लिए दी जा रही है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान की साजिशों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को और सशक्त करने पर जोर दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत के 50 साल होने पर मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय वर्ष के मौके पर बेंगलुरु के येलहंका वायु स्टेशन में 3 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन पर राजनाथ सिंह ने कहा कि 1971 की लड़ाई मानवता और लोकतंत्र की गरिमा के लिए लड़ी गई थी। सीडीएस विपिन रावत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरा है। जनरल रावत ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से भारत में आतंकी घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है उससे वह विश्वास की खाई को और बढ़ा रहा है। रावत ने चीन के अंतरिक्ष मिशन को भी भविष्य के लिए बेहद खतरनाक बताया। उन्होंने अंतरिक्ष और साइबर अटैक की तकनीक को और मजबूत करने पर जोर दिया। खबरों के मुताबिक टीएलपी के हिंसक प्रदर्शन में पार्टी के 37 समर्थक मारे गए, जबकि टीएलपी के समर्थकों के बवाल के दौरान पाकिस्तान पुलिस के 3 जवान भी मारे गए और कई घायल हो गए। टीएलपी ने अपने संस्थापक खादिम रिजवी के बेटे हाफिज साद हुसैन रिजवी की जेल से रिहाई की मांग को लेकर लाहौर में जमकर बवाल किया। कट्टरपंथी धार्मिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक यानी टीएलपी के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच लाहौर में जमकर झड़प हुई। टीएलपी के समर्थकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और मोर्टार दागे। रात के अंधेरे में लाहौर की सड़कों पर युद्ध जैसे हालात बने रहे। टीएलपी ने रेंजर्स की फायरिंग में अपने समर्थकों को भारी नुकसान की बात कही है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने में नाकाम और कंगाल पाकिस्तान को सऊदी अरब की मदद की आस है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान आज से सऊदी अरब के 3 दिनों के दौरे पर है। इस दौरे में इमरान को रियाद में हो रहे मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में हिस्सा लेना है, लेकिन असली मकसद सऊदी अरब से कर्ज की एक बड़ी किस्त हासिल करना है। एलएसी पर चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी की। असम और अरुणाचल बॉर्डर से थोड़ी ही दूरी पर इंडियन आर्मी ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम सिर्फ 44 सेकंड में एक साथ 72 रॉकेट दागने में सक्षम है। इसके अलावा अरुणाचल के तवांग और एलएसी पर पहुंचने के लिए सड़कों टनल का जाल बिछाया जा रहा है। अफगानिस्तान में सिखों को तालिबान का नया फरमान, इस्लाम कबूल करो या छोड़ो देश। अनस हक्कानी ने अखुंदजादा की मौत की खबर को किया खारिज और यूएन से अफगान महिलाओं के समूह ने तालिबान को लेकर क्या अपील की। दुनिया भर के देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाली खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका के साथ शांति समझौते की शर्तों को भुला दिया है। तालिबान फिर वही आतंक फैला रहा है जो उसने 2001 में फैलाया था। तालिबान सरकार ने सिखों को अल्टीमेटम दिया है कि सिख या तो सुन्नी मुसलमान बने या फिर अफगानिस्तान छोड़ दे। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। फरमान के बाद अफगान सिख डरे हुए हैं। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के इस्लामिक कबूल करो या देश छोड़ो के फरमान के बाद अफगान सिखों पर खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अब अल्पसंख्यकों पर नरसंहार का खतरा मंडरा रहा है। तालिबान लड़ाके आए दिन गुरुद्वारों में हथियारों के साथ घुसकर सिखों को धमका चुके हैं। तालिबान नेता अनस हक्कानी ने तालिबान प्रमुख मुल्ला हैबतुल्ला अखुंदजादा की मौत की खबर का खंडन किया है। हक्कानी के मुताबिक वो 2 हफ्ते पहले ही मुल्ला हैबतुल्ला से मिला था। वो पूरी तरह से ठीक है, इसलिए उनकी मौत की खबर को खारिज करते हुए इसे अफवाह करार देता हूँ। अफगान महिलाओं के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो तालिबान को यूएन में न आने दे। अफगान महिलाओं का ग्रुप ये अपील लेकर यूएन हेडक्वार्टर गया है। महिलाओं के मुताबिक उनके देश को बेहतर प्रतिनिधित्व की जरूरत है। तालिबान चाह रहा है कि उसके प्रवक्ता सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र में उसके राजदूत के रूप में मान्यता दी जाए। रूस में अफगानिस्तान के हालात को लेकर हुई बैठक के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने तालिबान को लेकर बड़ा बयान दिया। पुतिन के मुताबिक रूस तालिबान को आतंकी संगठनों की सूची से हटा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसा संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर होना चाहिए। दुनिया में खतरों को देखते हुए रूसी और ताजिक सैनिकों ने कल तजाकिस्तान की एक फायरिंग रेंज में संयुक्त अभ्यास किया। यह अभ्यास पड़ोसी देश अफगानिस्तान से संभावित सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए किया गया। अभ्यास की अगुवाई करने वाले रूसी सशस्त्र बलों के डिप्टी कमांडर ने कहा कि इसका लक्ष्य बाहरी खतरों का मुकाबला करना है। पूर्व अफगान उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने 49 दिन बाद ट्वीट कर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की विदेश और सुरक्षा से जुड़े फैसले अब रावलपिंडी से लिए जा रखे गए। अफगानिस्तान बहुत बड़ा है, पाकिस्तान उसे निगल नहीं सकता। ये सब वक्त की बात है।
ताइवान चीन के बीच बढ़ता तनाव विश्व युद्ध की आहट दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करने आगे आएगा। बाइडेन ने कहा है कि ताइवान की रक्षा करना अमेरिका की प्रतिबद्धता है, जबकि चीन ताइवान को पहले से ही अपना हिस्सा बताता रहा है। ताइवान पर चीन ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो अपने हितों की रक्षा करने में कोई रियायत नहीं करेगा। चीन ने कहा है कि अमेरिका ताइवान को लेकर गलत संदेश न फैलाए, इस मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम में आज क्या कहेंगे पीएम मोदी? पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी को फिर क्यों लिखा खत और कहां सड़क हादसे में हो गई 4 लोगों की मौत। देश और राज्यों की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और हितधारकों के साथ बात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कार्यक्रम मौजूद होंगे। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर कार्यक्रम की शुरुआत पिछले साल 1 अक्टूबर से की गई थी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। इसे लेकर हालांकि अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र में संसद की लगभग 20 बैठकें हो सकती हैं। क्रिसमस से पहले सत्र का समापन हो जाएगा। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीएसएफ अधिकार क्षेत्र मुद्दे को लेकर पीएम मोदी को एक खत लिखा है और मिलने का वक्त मांगा है। चन्नी ने इसे संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए आदेश को वापस लेने की मांग की है। उनके मुताबिक बॉर्डर से सटे इलाकों में पंजाब पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। ड्रग्स केस में एक्ट्रेस अनन्या पांडे को एनसीबी ने सोमवार को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले कल भी अनन्या से करीब 3.25 घंटे तक पूछताछ हुई। एनसीबी ने अनन्या से आर्यन खान के साथ व्हाट्सएप चैट को लेकर पूछताछ की और पूछा कि कौन कौन से स्टार किड्स हैं ड्रग्स का सेवन करते हैं। एनसीबी ने एक्ट्रेस अनन्या पांडे के मोबाइल और लैपटॉप समेत 7 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। जांच में पता चला है कि कुछ मैसेजेस डिलीट किए गए हैं, इसलिए एनालिसिस कराए जा रहे हैं। गैजेट्स की जांच रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को डिटेल्स के साथ अनन्या से पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम सेक्टर 47 में निजी जमीन पर नमाज पढ़ने को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ नमाज चल रही थी तो दूसरी ओर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। नमाज के विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। प्रशासन ने दोनों पक्षों को आपस में बैठकर हल निकालने की बात कहकर मामले को शांत कराया। महाराष्ट्र के पुणे में नवले पुल के पास हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे में कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए और घायलों को इलाज के लिए भेज दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक कई घायलों की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन के 2 वर्कर्स के लिए सीआईएसएफ का जवान रक्षक बनकर आया। चिमनी में 50 मीटर की ऊंचाई पर अचानक मैकेनिकल लिफ्ट फेल होने से उसमें 2 वर्कर्स फंस गए थे। रेस्क्यू का वीडियो भी सीआईएसएफ ने जारी किया है। भारतीय वायुसेना और रेस्क्यू टीम ने शुक्रवार को उत्तराखंड के लमखाबा दर्रे के पास से 16,500 फीट की ऊंचाई से एक शख्स को जिंदा बचाया और 7 पर्यटकों के शव बरामद किए। पर्यटकों, कुलियों और गाइडों सहित 17 ट्रकर्स का एक ग्रुप 18 अक्टूबर को लमखागा दर्रे पर भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से भटक गया था। और आज से यूपी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा कहां से शुरू होगी? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर यूपी चुनाव को लेकर बैठक और कांग्रेस आलाकमान से क्यों मिलने दिल्ली पहुंचे दिल्ली के 3 मंत्री और किसे लेकर रंधावा ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किया हमला। सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देख लीजिए टॉप 9 सियासी संग्राम में। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज से उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बाराबंकी से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। यात्रा के दौरान पार्टी के दूसरे नेताओं की जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, शहरों और बाजारों में रोड शो किए जाएंगे। प्रियंका महिलाओं को 40% टिकट देने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। केंद्र चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की पहली सूची के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द आ सकती है।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड के रांची में पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे की 2 दिन चलने वाली राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावा सभी आदिवासी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और वाराणसी का दौरा करेंगे। सुल्तानपुर में योगी राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने के साथ साथ कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मेनका गांधी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी में योगी पीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेंगे। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ के किठौर में जनसभा करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी का ये पहला मेरठ दौरा होगा। एमआईएम ने यूपी विधानसभा में राज्य की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मेरठ के बाद ओवैसी की 27 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर और 31 अक्टूबर को सहारनपुर में जनसभाएं होंगी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु और मनप्रीत बादल आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। इनकी आज यहां राहुल गांधी और कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात हो सकती है। बैठक के दौरान पंजाब कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह पर चर्चा हो सकती है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उनकी महिला मित्र और पाकिस्तानी पत्रकार आरूसा आलम को लेकर हमला किया है। रंधावा ने कहा कि कैप्टन के सीएम रहते उनके महिला मित्र आरूसा आलम उनके साथ रहती थी। क्या इससे पंजाब के लिए आईएसआई से खतरा नहीं था? बिहार के तारापुर और कुशेश्वरस्थान विधानसभा के 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एनडीए, आरजेडी और कांग्रेस के दिग्गज अब प्रचार में उतर रहे हैं। अगले हफ्ते से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोर्चा संभाल लेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस प्रचार के लिए 25 अक्टूबर को तारापुर पहुंच रहे हैं। बिहार उपचुनाव में सियासी पारा बढ़ने लगा है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इशारों में आरजेडी और तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने 30 साल में लोगों के हित में क्या काम किया, इसका जवाब दे। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा का बिना नाम लिए कन्हैया ने कहा कि एक पढ़ा लिखा इंसान लठैत वाली भाषा बोलता है। लालू से पूछे कि भक्त चरण दास कौन है। और आज से T20 वर्ल्ड कप की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। सुपर 12 राउंड में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। भारत अपने सफर की शुरुआत कल पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगा। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी सभी खबरें आइए देखते हैं टॉप 9 T20 वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 की राउंड की शुरुआत आज से हो रही है। आज सुपर 12 राउंड से पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत दक्षिण अफ्रीका से होगी। दोपहर 3:30 बजे से ये मुकाबला अबू धाबी में खेला जाएगा। दोनों ही टीम अब तक एक बार भी T20 का खिताब नहीं जीत पाई है। हालांकि दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, लेकिन फैंस की नजरों में फेवरेट ऑस्ट्रेलिया है। T20 वर्ल्ड कप में आज सुपर 12 राउंड में दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम के बीच दुबई में शाम 7:30 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। मौजूदा चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम 2 बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर चुकी है, जबकि इंग्लैंड की टीम भी साल 2010 में विश्व विजेता बन चुकी है। इस बार भी इंग्लैंड को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दुबई में होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का औपचारिक आगाज आज से हो रहा है, लेकिन भारत का मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। दुबई में कल शाम 7:30 बजे से भारत और पाकिस्तान की टक्कर होगी। इस हाई वोल्टेज मुकाबले पर भारत पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की नजरें होंगी। इस मुकाबले के लिए सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं। 2007 में भारत को T20 विश्व कप जिताने वाले महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने में जुटे हैं। टीम इंडिया के मेंटोर बनाए गए धोनी दुबई में नेट पर टीम के साथ खूब पसीना बहा रहे हैं। सबसे सफल कप्तानों में गिने जाने वाले धोनी नेट पर टीम के खिलाड़ियों को अपना गुरु मंत्र दे रहे हैं। टीम के साथ उनकी बॉन्डिंग शानदार दिखाई दे रही है। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जहीर अब्बास ने टीम भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, टीम इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर टीम है। जहीर अब्बास ने कहा कि भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर लंबे समय से तय है, जबकि पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पता नहीं कि उन्हें कहां खेलना है। अच्छा मैच होगा तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, 2 में से एक तो हारता ही है, तो उसको देखने में मजा आता है। वन साइडेड मैच हो तो उसको देखने का कोई मजा नहीं है। वर्ल्ड कप में हर बार भारत के हाथों हार का मुंह देखने वाले पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि इस बार उनकी टीम इंडिया को हराएगी। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ हर बार पाकिस्तान को मायूसी ही हाथ लगी है। भारत का पलड़ा इस बार भी भारी है। इसका एहसास इमरान खान सरकार में गृह मंत्री शेख रशीद को भी है, इसलिए उन्होंने अभी से खेल को खेल की तरह ही लेने की सलाह लोगों को दी है। रशीद ने कहा कि दुबई में मैच देखने के लिए उन्हें इमरान खान से 2 दिन की छुट्टी मिल गई है।
इंशाअल्लाह ताला मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है। हफ्ते और इतवार को मैं मैच देखने तो वही खुद जा रहा हूँ। T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड के आखिरी मुकाबले में नामीबिया ने बड़ा उलटफेर करते हुए आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ नामीबिया ने सुपर 12 के लिए टीम इंडिया के ग्रुप 2 में जगह बना ली है, जबकि आयरलैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। आयरलैंड ने जीत के लिए 126 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे नामीबिया ने 2 विकेट गंवाकर ही हासिल कर लिया। क्वालिफायर राउंड में जीत की हैट्रिक लगाने वाली श्रीलंका अपने ग्रुप में टेबल टॉपर रही और टीम ने सुपर 12 के ग्रुप 1 में क्वालिफाई किया। कल खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। नीदरलैंड्स की टीम सिर्फ 44 रन पर ऑल आउट हो गई थी। क्वालिफायर राउंड में सुपर 12 में श्रीलंका, नामीबिया के साथ स्कॉटलैंड और बांग्लादेश की टीम ने क्वालिफाई किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।